हेलो गाइस, वेलकम टू श्री 24/7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जीओए अकाउंट्स एग्जाम, इसके अलावा जो पंचायत समिति में ऑडिटर या जूनियर ऑडिटर या फिर जूनियर अकाउंट्स की वैकेंसीज निकलती हैं या फिर कुछ रेप्यूटेड कंपनीज अकाउंट्स की वैकेंसीज निकालती है, तो हर जगह ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए इस वीडियोस के लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो भी ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सके। आप चाहें तो उनके साथ वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियोस रहते हैं बाइलिंगुअल फॉर्म पे रहते हैं। स्क्रीन पे लिखी इंग्लिश है, जो भाषा है वो इंग्लिश है, बट मेरी एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में रहती है, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डाटा प्राइवेसी एज्यूम्स सिग्निफिकेंट डायमेंशन, चूज द राइट वन। तो आपको इसमें बताना है कि डाटा प्राइवेसी के अंडर क्या क्या टर्म्स आती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज authority to access data. Next is authority to use data only for specified purposes. Next is authority to withdraw money without telling others. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अथॉरिटी टू एसेस डाटा। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू यूज डाटा फॉर स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफाइड पर्पसेज। बट जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, जिसमें लिखा है अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी विदाउट टेलिंग अदर्स। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड किसके किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं ऑप्शन ए के अंदर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। वेयर ए माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। जब कोई पार्टनरशिप फर्म में किसी माइनर को एडमिट किया जाता है एंड ही अटेन्स मेजोरिटी एंड डिसाइड्स टू ज्वाइन द फर्म एज पार्टनर, हिज लाइबिलिटी बिगिंस फ्रॉम। तो उसकी लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होती है? जब वो मेजोरिटी को अटेन कर लेता है। तो आपको बताना है कि उसकी जो लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होगी। तो एट द टाइम व्हेन ही वाज एडमिटेड फॉर बेनिफिट। जब उसको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के, तब से उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बेनिफिट्स मतलब कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट शेयरिंग या फिर कुछ, अगर जो भी पार्टनरशिप फर्म ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हो तो वहाँ पे उसको हिस्सा मिलना शुरू हो जाए। मतलब कि जो उसके लिए आप कह सकते हो लिक्विड चीज़ें हो या इलिक्विड चीज़ें हो, जिससे उसको इन लॉन्ग टर्म मॉनेटरी बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलता है। तो वहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन बी सेंट अब्रॉड बाई एन एनआरआई फ्रॉम हिज एनआरओ अकाउंट। तो एक एनआरआई पर्सन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब कि जो कि कोई भी, जैसे आप कोई स्टूडेंट इंडिया से यूएस जाते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो हम उनको क्या कहेंगे? तो हम उनको बोलेंगे एनआरआई। आपका भी कोई फ्रेंड अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए गया, स्टूडेंट वीज़ा के लिए गया है, तो वो क्या है? एक एनआरआई। बट जो उसका एनआरओ अकाउंट है दैट इज़ नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट है। ठीक है, अगर उसको अपना पैसा भेजना अब्रॉड, तो वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे भेज सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसको भेज सकता है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, जो जो उसको डिविडेंड मिला है वो। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए एंड बी। मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इन विच द सब्सक्रिप्शन एंड रीपरचेज इज अवेलेबल ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो किस में सब्सक्रिप्शन और रीपरचेज लगातार अवेलेबल रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है? तो राइट आंसर होगा ओपन एंडेड फंड्स। ठीक है, ओपन एंडेड फंड्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल ओपन है। ठीक है, कभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कभी भी रीपरचेज कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो कभी भी। जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उनमें क्या होता है? बेसिकली ये होते हैं, आप मान सकते हैं कि इनमें कुछ फिक्स टेन्योर होता है, जैसे 3 ईयर। तो 3 ईयर तक आपका वैसा फिक्स रहेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जो भी आपके रिटर्न्स होंगे वो आपको ऑब्टेन होंगे। बट ओपन एंडेड फंड्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आप सब्सक्रिप्शन और रिपरचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेंसीज अपॉइंटेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कोपरा जिसको बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी एजेंसीज अपॉइंट की जाती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो राइट आंसर होगा क्वाजी जुडिशियल इन नेचर। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं जो जेओए अकाउंट्स के लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी बना रहा हूँ, 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं। अगर आपको ऐसे कोपरा एक्ट क्या होता है या फिर जो आईटी एक्ट, ऐसी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वो वीडियोस चाहिए या नहीं, ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँ, जिससे आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे street247। और इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी मैं वीडियोज़ की अपडेट रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन भी हमारे साथ हो सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज लिक्विडिटी विद ए बैंकर मीन वर्ड। तो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब लिक्विड कैश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, लिक्विड कैश।
यहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी दिखे, मतलब उसका क्या होता है, कैश। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द लेवल ऑफ कन्वर्टेबल शॉर्ट टर्म एसेट्स अवेलेबल विद ए बैंक। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कैश दिख गया, वो मतलब कि वो चीज़ हमारी लिक्विड चीज़ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7th question is the process of maintenance of account books, discounting of bills and collection of bills on due date is called by a person other than by seller is called what? तो इसको बेसिकली बोला जाता है ये सारे प्रोसेस को फैक्टरिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फैक्टरिंग। तो दोस्तों फैक्टरिंग क्या होता है, फोरफिटिंग क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी लेके आने की कोशिश करूंगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के पार्ट रहेंगे मेरे। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई इज मैनेज्ड बाय ए बोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ। तो आरबीआई किसके द्वारा बना होता है, तो आपको पता होगा आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है। ठीक है, ऑल नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और फर्स्ट ऑप्शन था गवर्नर। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो आरबीआई में सारे होते हैं, गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं इसके द्वारा। इसके अलावा क्या होता है, ऑल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारी कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो बैंक्स के एमडी एंड सीईओ होते हैं या ईडीस होते हैं, उनको भी कौन नॉमिनेट करता है, दे आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक विड्रॉल स्लिप क्या है, तो दोस्तों आप कभी कभी बैंक में जाते हो, सपोज करो आपने चेक बुक इशू नहीं किया, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे एक विड्रॉल फॉर्म भरते होंगे। ठीक है, बहुत सी बार आप में से भरा होगा, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे, तो बैंक आपको एक WD विड्रॉल फॉर्म देता है। तो ये क्या है, इट इज़ आल्सो ए प्रोमिसरी नोट। ये प्रोमिसरी नोट कैसे हुआ, ये आपको एक प्रोमिस दे रहा है, एक आपको वायदा कर रहा है, अगर आप इस फॉर्म को भर के दोगे बैंक के पास और आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है आपके अकाउंट में, तब जो भी आपका बैंकर होगा वो आपको डिज़ायर पेमेंट पे कर देगा। सो मैंने ऑलरेडी NI एक्ट, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। ठीक है, JOA अकाउंट सीरीज़ का पार्ट 23 है, इसके पुराने पार्ट्स भी आप, जो भी मेरी प्लेलिस्ट है JOA अकाउंट्स की, तो वहाँ पे जाके डेफिनेटली देख लेना। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। तो इनमें से क्या फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर बताना है कौन सा है जो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है किसी प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड की, तो दैट इज द इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्राइसिंग। 11th क्वेश्चन इज द डेबिट कार्ड ऑफर्स विच अमंग द फॉलोइंग। तो डेबिट कार्ड क्या ऑफर करता है इनमें से, तो राइट आंसर होगा ऑनलाइन रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कार्ड यूज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपने जो भी कार्ड यूज़ किया, जितना भी आपने पैसा उस कार्ड में से खर्चा है, तो वो आपका रिकवर हो जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड में आपने कभी कभी आप शॉपिंग करने जाते हो डेबिट कार्ड से, तो या फिर आप POS मशीन पे जाते हो, आप अपने कार्ड को स्वैप करते हो और आपका पेमेंट हो जाता है। बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में रिवॉल्विंग वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, रिवॉल्विंग मतलब सपोज करो आपने आज पेमेंट, आपने आज POS मशीन पे या फिर आपने कोई शॉपिंग करी, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कार्ड स्वैप कर दिया, तो उसमें क्या होता है, आपको जनरली 45 डेज़ का पीरियड मिलता है। आप चाहें तो उस पैसे को 45 डेज़ के अंदर अंदर चुका सकते हैं, अगर आपके पास इंस्टेंट पैसा नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में यही मेन डिफरेंस है। डेबिट कार्ड में आपको इंस्टेंट पेमेंट करनी रहती है, जबकि क्रेडिट कार्ड में जो पेमेंट होती है वो रिवॉल्विंग बेसिस पे होती है। मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। तो आपको बताने में से कौन सा वेस नहीं है मार्केट सेगमेंटेशन का। तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ आती है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। आपको पता है अगर आपका मार्केट में बिहेवियर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रहेगी। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब डेमोग्राफी का भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको उस हिसाब से सप्लाई भी करनी पड़ेगी। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक मतलब जियोग्राफी का भी डिपेंड करता है, जैसे कोई एरिया हिली है, कोई टेरेन है, या फिर कोई प्लेन एरिया है, तो उसके हिसाब से भी जो वहाँ पे कस्टमर बेस होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको पता है अगर प्लेन एरिया होगा तो कंपैरेटिवली कस्टमर बेस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हिली एरियाज। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो स्टेटस सेगमेंटेशन। इसमें स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है, किसी का कोई भी स्टेटस हो सकता है, ये कोई इस चीज़ से कोई रेलिवेंट नहीं है। तो ऑप्शन A, B एंड C इज़ द राइट आंसर। और बट आपसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है स्टेटस सेगमेंटेशन, बाकी तीनों इसके अंदर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप चाहें तो कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक ज्वाइन बटन है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।